अगर आपको पता चले। अब मैं ये तो जानता हूं कि सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस हैदराबाद वाले कार्यक्रम में कौन कौन से संकल्प पत्र प्रस्तुत किए, क्या क्या भाषण दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर अंदर खाने बीजेपी की चिंताएं क्या थी, ये बताइए। देखिए, अंदर खाने बीजेपी की चिंता बहुत है तेलंगाना को लेकर। ये सौरभ 2019 में, जैसा माजिद साहब बता रहे थे, लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीजेपी ने जीती। तब उससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, 1 सीट जो है बीजेपी वहां पर जीती थी। और उसके बाद बीजेपी को लगा कि ये वो जगह है जहां पर बीजेपी कर्नाटक के बाद फुल फ्लेजिक अपना कमल जो है वहां खिला सकती है। ऑपरेशन कमल को पूरी तरीके से अगर कहीं सक्सेस मिल सकता है साउथ में कर्नाटक के बाद, तो तमाम कोशिशों के बाद उसको लगता है तेलंगाना। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो राजनीतिक प्रस्ताव वहां पर पेश किया, उस राजनीतिक प्रस्ताव को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। उस प्रस्ताव को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा अगर कहीं प्रहार किया गया तो वो परिवारवाद से। बीजेपी को यह चीज सूट करती है। देश भर की पॉलिटिक्स के अंदर उनके जितने पॉलिटिकल विरोधी हैं, उनमें कहीं ना कहीं परिवारवाद सबसे हावी है। चाहे वो कांग्रेस में हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार के अंदर आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, बंगाल में भी अब लबोलबाब वही स्थिति आ गई है। महाराष्ट्र के अंदर अब शिवसेना है, एनसीपी है, और उनको, और अभी उनकी एक और पॉलिटिकल यूज से देखें तो उनके यहाँ भी कुछ गठबंधन के साथी जो है वो परिवारवाद से। लेकिन बीजेपी को ये पॉलिटिक्स सूट करती है क्योंकि तेलंगाना और बाकी जगहों पे उसको लगता है कि परिवारवाद से लोग ऊब गए हैं और उसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव की विजय को लेकर जो जीत हुई थी, उसके परिणाम को लेकर जो रिपोर्ट स्वतंत्र देव सिंह पेश कर रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरवेंशन किया। और पहली बार मुझे लगता है, अभी तक ये माना जाता था, बीजेपी के तमाम नेता जो है दबी जवाब में ये कहते हैं कि हम कितने भी बात कर लें, लेकिन कुछ भी कर लें, ट्रिपल तलाक करा ले को करें या बाकी और इश्यूज को लाएं, हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलते। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमको पसमानदा मुसलमानों के ऊपर फोकस करना होगा। अब मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर मुसलमानों की पूरी स्ट्रेंथ में देखा जाए तो 84% जो है वो पसमानदा मुसलमानों की संख्या है। एक बड़ी संख्या जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट करना चाहते हैं। तो और एक घटना और बता देता हूं, 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ रिझाने का जो काम है वो बिहार में नीतीश कुमार ने किया था, और उसका फायदा एनडीए को भरपूर मिला था। और ये कहें कि लगभग 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है एनडीए वहां पर चुनाव जीता था। तो ये जरूर देखने वाली बात है कि पहली बार बीजेपी का समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के अंदर भी एक विशेष वर्ग की तरफ जो है कह रही है कि उसमें जाके काम कीजिए, वहां फर्टाइल लैंड। वो कहीं ना कहीं अगर वो चंक थोड़ा सा भी बीजेपी को आता है तो बीजेपी के लिए वो सोने पे सुहागे का काम करेगा, चाहे वो तेलंगाना हो या कर्नाटक हो या अन्य राज्यों के चुनाव हो। 2024 में अगर इस पर कहीं बीजेपी सही ढंग से काम कर पाई तो बहुत बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। जो पसमानदा मुस्लिमों को लेकर उन्होंने बात कही, उसमें भी मेरी दिलचस्पी है कि क्योंकि अभी वाइस प्रेसिडेंट को लेके भी चेहरा सामने आना बाकी है और उसमें भी कयासबाजी खूब चल रही है। आप राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर, इफ आई मे से सो, हाउ डू यू लुक एट दीज डेवलपमेंट्स, और आपका हैदराबाद का हासिल क्या रहा वो बताइए। देखिए सौरभ, इसमें एक चीज जोड़ूं मैं। सौरभ जी बोलिए। आपने कहा कि राजनीति के विद्यार्थी, मैं राहुल जी को आज की जो पॉलिटिक्स है उसका इंसाइक्लोपीडिया कहता हूं, बस मेरा इतना ही कहना, और वो भी चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है हिमांशु की तुम्हारे प्रति, तुम्हारे अंदर वरिष्ठों के प्रति जरूरी किस्म का सम्मान आ भी रहा है और प्रकट भी हो रहा है। ये मेरा हमेशा राहुल जी के प्रति भी रहा है और बाकी सबके प्रति। अरे हम तो आपस के हैं, हमारी तो छेड़ चलती रहेगी राहुल जी। हिमांशु वो हैं जिनकी हाँ में ना का मजा है। हिमांशु वो हैं जिनकी हाँ में ना का भी मजा है।
तो बहरहाल देखिए, मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए जी, अगर इतिहास में दक्षिण को फतेह करने का एकमात्र उदाहरण है तो उसके पास एक ही उदाहरण है, वो सबसे बदनाम किया हुआ बादशाह जो है इस देश का उनके द्वारा, औरंगजेब। 22 साल बिताए थे उसने, सनक की हद तक ही वो ऑब्सेस्ड। सनक की हद तक। और जब वो मरा भी तो उसने कहा कि वहां एक रोजे में ही उसे दफनाया जाएगा, 1 इंच की सलीब के नीचे उसको दफनाया जाएगा। उसने कोई अपने लिए मकबरा दिल्ली में नया नहीं बनवाया, दौलताबाद के पास जाकर के वो अपने आप को दफना गया। अक्सर हम देखते हैं कि पार्टियों के बड़े आयोजनों से कुछ नेता उभर कर सामने आते हैं। तरुण चुग नजर आ रहे थे और कई लोगों ने नोटिस किया कि वसुंधरा राजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया। आपके क्या ऑब्जर्वेशंस थे? तरुण चुग क्योंकि पार्टी के महासचिव हैं, तेलंगाना के प्रभारी हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ब्रीफ किया था। उसके बाद जो है गरीब कल्याण प्रस्ताव जो है वो वसुंधरा राजे की तरफ से जो लाया गया था प्रस्ताव, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। अच्छा, संगठन में देखेंगे तो कद जो है मुझे लगता है वसुंधरा राजे को लेकर बहुत ज्यादा ये कयास लगाया जा रहा है कि उनको बढ़ाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे उदयपुर की घटना हुई, उसके बाद वसुंधरा राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एफआईआर की कॉपी दिखाई जिसपे कन्हैया ने पहले एफआईआर की। लेकिन मुझे लगता है कि संघ पार्टी के अंदर जो आज जो नेतृत्व है वो ये जानता है किसको किस वक्त पे बढ़ाना है। तो ये माना जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अभी नेताओं में सिर्फ टबल चल रही है, उसमें वसुंधरा को लेकर कहीं ना पार्टी को लगता है कि अगर इनको नाराज किया गया तो उसका नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाया भी और घटाया भी है। तो एक तरीके से पार्टी जो है पूरी तरीके से ये जानती है किस वक्त किसके कद को बढ़ाना है, जो बात मैंने अभी आपको बताई। और अगर हम देखें तो हेमंत बिश्व शर्मा पहली बार राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया और वो आके ब्रीफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत बिश्व शर्मा के कद को भी बढ़ाया गया। योगी आदित्यनाथ ने सेकंड किया था, हम सबको उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के कद को बढ़ाया गया। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह किया करते थे, आज हेमंत बिश्व शर्मा का कद जो है पार्टी के अंदर ये माना जाता है राइजिंग स्टार ऑफ भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, राइट जी। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की हम लोग बात कर रहे थे। आंध्र प्रदेश की एक बड़ी विडंबना है सौरभ, और इंडिया टुडे की ही एक रिपोर्ट थी मुझे जहां तक याद है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में उतने वोट नहीं मिले थे जितने उसके पार्टी के मिस कॉल से कार्यकर्ता बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय था आंध्र प्रदेश में, और इसीलिए मुझे लगता है कि तेलंगाना उनको 4 सांसद मिलने के बाद ये संभावनाएं लगती हैं कि वो वहां पर चुनाव। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2014 में पंजाब में आम आदमी पार्टी को 4 मिले और उनको समझ में आया कि ओपनिंग है, समय की कमी है। मैं एक छोटा सा कमेंट मानना चाहूंगा, मैं आपको एक फोटो दूंगा जो कि आप बाद में इसको एडिट करके लगाइएगा। ये ऐसा सीन जो है मुझे बहुत दिनों से नहीं दिखा राजस्थान में, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ऐसा अचीव किया कि वसुंधरा राजे, ओम माथुर, पुनिया साहब और घनश्याम तिवारी और सारे बीजेपी के राजस्थान के नेता जो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, वो इकट्ठे खड़े दिखाई दिए, आदित्यनाथ के इर्द गिर्द खड़े दिखाई दिए।